अगर जैसे नी रिप्लेसमेंट कराना है, नी रिप्लेसमेंट कराना और पेशेंट अगर 1-2 महीना पहले हमसे हमारी सर्विसेज ले लेता है तो उसके मसल की स्ट्रेंथ इतना इम्प्रूव हो जाएगी कि उसका रिकवरी टाइम जो है, जो 2 महीने होना चाहिए था, वो 1 महीने हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें नी रिप्लेसमेंट करानी है, वो आपके पास जल्दी आ गया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसका ऑपरेशन न भी कराना पड़े? ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। जहाँ पे कि पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट बच गया। नमस्कार दोस्तों, आजकल जहां लोग ज्वाइंट पेन, मस्कुलर पेन, प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन के बाद मेडिसिन, खासकर एलोपैथिक दवाइयां लेना नहीं चाहते हैं, वहीं पर फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आज हम हैं जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जगप्रवेश चंद्रा की क्लिनिक पर। डॉक्टर साहब ने दिल्ली कॉलेज से अपनी बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में प्राप्त की है और फिर मेरठ कॉलेज से न्यूरोलॉजी और फिर ऑर्थोपेडिक्स में एमपीटी ली है। तो आइए हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो डॉक्टर साहब जैसे ये फिजियोथेरेपी के बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो सर थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताएं। मैंने अपना बैचलर्स इंडिया के ऑलमोस्ट बेस्ट कॉलेज जो इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर 35 सीट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ से बैचलर्स किया था 2001 में। 2001 में किया था? 2001। अच्छा सर। उसके बाद इंटर्नशिप जीटीबी हॉस्पिटल से और सफदरजंग बर्न्स से किया मैंने। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ काम किया, जिनमें से कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा का, शांति मुकुंद हॉस्पिटल है करकटडुमा पे, वहाँ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपी में और न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में, तो मेरी डुअल स्पेशलाइजेशन हो गई है। और जैसे सर ने बताया ऑलमोस्ट 25 साल अब होने वाले हैं प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि 2001 के बिल्कुल शुरू में प्रैक्टिस शुरू कर दिया था जी, तो तब से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये सुनाई में आता है कि एक होते फिजियोथेरेपिस्ट और एक होते फिजियो टेक्नीशियन, तो दोनों में सर अंतर क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर बैचलर्स का कोर्स करने के बाद बनते हैं, जब आप 4.5 साल पढ़ाई करते हैं जी, इसमें कि सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जी, फार्मा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स जी। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस जो होते हैं वो सिर्फ बेसिक 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें कि आपको सिर्फ मशीनों के बारे में बताया जाएगा और वो उसके लिए आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी है, तो वो आप अपनी मर्जी से बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी व्यूअर्स इस बात को समझ लें कि जब आप फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, एक किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या फिजियो टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आते ही आप क्या उसमें एग्जामिन करते हैं सर? सबसे पहले तो पेशेंट जैसे क्लिनिक में एंटर करता है तो हम उसका गेट ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। गेट का मतलब है कि वो किस तरह से चल के आ रहा है, उसकी चाल से ही हमें पता लगाना होता है कि उसे कौन से हिस्से में दिक्कत है। अच्छा। उसके बाद पेशेंट आके अपनी दिक्कत बताता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्लिनिकल टेस्ट करते हैं और उसकी बाकी रिपोर्ट्स वगैरह एग्जामिन करके तब हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। तो क्लिनिकल टेस्ट मतलब? क्लिनिकल टेस्ट मतलब उसको बैठा के, खड़ा करके, लेटा के अलग अलग पोजीशंस में जॉइंट को मूव किया जाता है। कहाँ उसके पेन आ रहा है आप उसको देखते हैं, उस मूवमेंट के साथ पेन इंक्रीज कर रहा है, किसके साथ डिक्रीज कर रहा है। अच्छा। वो सब देखने के बाद ही हम फिर फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं। अच्छा सर, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे भी आते हैं आपके यहाँ, तो ऐसे कौन से बच्चे हैं, खासकर बिलो 10 या 10 से 15 साल के बच्चे, जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? मैक्सिमम केसेस तो ऐसे सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं, जिसमें कि बर्थ के टाइम पर डिफेक्ट आ जाता है, बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता। देखा भी, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बर्थ के टाइम पे ही कुछ बच्चों में ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से शुरू से ही उनमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है। एक कंडीशन होती है जिसे हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। इसमें हमारा जो मोटर फंक्शन है वो डिलेड हो जाता है। सारे माइलस्टोन्स जो होते हैं, जो 6 महीने में बच्चे को करना चाहिए, वो साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद आएगा। अच्छा, मतलब जो चीजें उन्हें ग्रास्प करनी चाहिए, जिनका मोटर फंक्शन होता है मेंटल में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से डिले हो जाता है, उसमें आपके सब कुछ डिले हो जाता है। अच्छा, तो आपकी फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज से वो क्या उसमें मतलब जल्दी हो जाता है या कुछ थोड़ा सा डिले कम हो जाता है, क्या करें? ट्रेनिंग से वो बच्चा फिर अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए तैयार हो जाता है। पूरी तरह से इसमें रिकवरी नहीं होता है सेरेब्रल पाल्सी में। इसमें लाइफ लॉन्ग फिर बच्चे को मेंटेनेंस चाहिए होता है, हमारी गाइडेंस चाहिए होती है, तभी वो बच्चा सोसाइटी में घुल मिल पाता है। और ऐसे बच्चे आजकल जॉब्स भी कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल
ऑफर्स भी होते हैं कि ये बच्चे कहाँ, क्योंकि लोग मेंटली खराब नहीं होते हैं, मेंटली खराब है, थोड़ा फिजिकल डिफॉर्मिटी कुछ आ जाती है जिसकी वजह से माइंड बहुत शार्प होता है। अच्छा, माइंड हमारे नॉर्मल बच्चों के जैसा ही होता है और कई बार नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सिर्फ इनको फिजिकल उसके लिए हमको सहारा देना है। अच्छा, बाकी ये सब काम नॉर्मल बच्चों की तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे अभी बताया कि आपने एमपीटी की है न्यूरोलॉजी में, तो सर ये फिजियोथेरेपी और न्यूरोलॉजी का ये क्या कनेक्शन है सर? फिजियोथेरेपी में बेसिकली 4 अलग-अलग लेवल्स पे स्पेशलाइजेशन होता है बैचलर्स के, मास्टर्स के। अच्छा, एक होता है न्यूरोलॉजी, एक ऑर्थोपेडिक्स, एक कार्डियो रेस्पिरेटरी और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन। अच्छा, तो आपने इन चारों में किया है? मैंने 2 फील्ड्स में, 2 फील्ड में, अपने न्यूरोलॉजी में और ऑर्थोपेडिक्स में किया। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे इन दोनों ही फील्ड्स में इंटरेस्ट था तो मैंने इन दोनों फील्ड्स में किया। तो फिजियो के साथ न्यूरो का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा बताइए हमारे लिए। न्यूरोलॉजिकल केसेस में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरोलॉजी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ नसों के लिए दवाइयां खाएंगे। अच्छा, जैसे सेरेब्रल पाल्सी का केस है वो न्यूरोलॉजी का केस है। ऑर्थोपेडिक केसेस में आते हैं बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे फ्रैक्चर हो गया, जॉइंट का स्टिफनेस हो गया, ये ऑर्थोपेडिक केस है। अच्छा अच्छा, लेकिन नर्व कंप्रेशन आ रहा है आपका और न्यूरोलॉजिकल कोई दूसरा डेफिसिट है, नर्व इंजरीज होती हैं, वो सब न्यूरोलॉजी। तो नर्व कंप्रेशन जैसे कि लोग बताते हैं कि हमारे बैंड बोन में पेन आ रहा है, L1 L2 L3, कहीं सर्वाइकल C1 C2 3 पे आ रहा है, तो वो जो आप बता रहे हैं वो जो नर्व्स होती हैं जिसको हाथों पैरों में पेन आते हैं, तो आप उन नर्व्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, उन्हीं तो नर्व्स की उनको भी फिजियोथेरेपी से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी डैमेज होता है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी डैमेज होता है जी, तो उसके लिए फिर हमारा रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो वो भी फिजियोथेरेपी से बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, उसमें दवाइयाँ भी चलती हैं और साथ में हमारा रोल भी होता है, तभी पेशेंट जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। तो सब कोई ऐसा केस बता सकते हैं जिसको ऐसा कुछ न्यूरोलॉजिकल रिक्वायरमेंट हो और आपने फिर फिजियोथेरेपी के द्वारा उसको ऐसा कुछ कर दिया कि वो अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी रहा हो? सब ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। किसी एक केस हमारे से केस आया था मेरे पास, वो पेशेंट वैसे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने रेफर किया था। अच्छा, वो पेशेंट था जो डायग्नोसिस था बेसिकली फ्रोजन शोल्डर का था। अच्छा, तो सर एक बार मैं हमारे व्यूअर्स देखो ये बात समझे कि जब आप फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो वहाँ कोई ना कोई ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर है वो जरूर रिफर करता है, खासकर ऐसे केसेस में जहाँ न्यूरोलॉजिकल या कोई बोन्स पेन की जरूरत होती है और वहाँ ये डॉक्टर समझता है कि फिजियोथेरेपी भी की जरूरत है, तो वहाँ फिर आप यहाँ कैसे जाते हैं? लेकिन जब मैंने उसका एग्जामिन किया और 2 दिन तक ट्रीट किया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि उसका शोल्डर के मसल्स का नॉर्मल है। अच्छा, जो कंप्रेशन है वो नर्व का आ रहा है सर्वाइकल स्पाइन से। ओके, तो नर्व्स के कंप्रेशन से सर्वाइकल पे जो पेन आ रहा है वो उसकी वजह से उसका शोल्डर में दिक्कत आ रहा था। अच्छा, तो हमने फिर उसके सर्वाइकल को ट्रीट किया और उसका शोल्डर ठीक हो गया। तो वो चीज मतलब डॉक्टर नहीं पकड़ पाए थे जो ऑर्थो के डॉक्टर से? वो हो जाता है कई बार। अच्छा, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। अच्छा, सभी से हो जाती है इस तरह की गलतियां, हमसे भी होती है जी, तो इसमें उनकी गलती नहीं निकालती। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने ये भी सुना है कि प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन दोनों केसेस में कभी कभी आपके यहाँ लोग आते हैं या आपकी जरूरत पड़ती है, तो सर ऐसे क्या केसेस हैं प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन में कि फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? किसी भी तरह का जॉइंट रिप्लेसमेंट है, कोई भी मेजर सर्जरी है, उसके बाद पेशेंट को हमारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद पड़ेगी, जॉइंट पेन का ऑपरेशन हो गया, अगर जैसे नी रिप्लेसमेंट कराना है, नी रिप्लेसमेंट कराना और पेशेंट अगर 1-2 महीना पहले हमसे हमारी सर्विसेज ले लेता है तो उसके मसल की स्ट्रेंथ इतना इम्प्रूव हो जाएगी कि उसका रिकवरी टाइम जो है जो 2 महीने होना चाहिए था वो 1 महीने हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है अगर आपके पास डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें नी रिप्लेसमेंट करानी है और वो आपके पास जल्दी आ गया, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसका ऑपरेशन न भी कराना पड़े? ऐसे भी केसेस मैंने देखे। अरे वाह, वेरी गुड, जहाँ पे कि पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट बच गया। तो व्यूअर्स देखिए, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई किसी का नी रिप्लेसमेंट के लिए बता दिया गया है और अगर आप डॉक्टर साहब पास पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट ना हो। तो नीचे पट्टी पे डॉक्टर साहब का नाम, नंबर और एड्रेस आ रहा है। अगर कोई भी आपके घर में या आपके अगल बगल में ऐसा कोई भी है जिसे इसकी जरूरत है तो प्लीज आप डॉक्टर साहब का जरूर रिफर करें, जिससे उन्हें किसी भी ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब कि आप लोगों की ये फाइनल डिपेंड करेगा पेशेंट की प्रॉपर रिपोर्ट्स देखने के बाद। जी, बिना उसके कोई भी फाइनल वो कमिटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा सर आप बता रहे कि तो पोस्ट ऑपरेशन में क्या क्या ऐसा है? पोस्ट ऑपरेशन में तो बहुत सारी सर्जरीज के बाद हमारे रिकवरी, जैसे कोई सर्जरी हमारे बताइए सर। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट ही अपने आप में केसेस होते हैं। नी रिप्लेसमेंट हुआ, हिप रिप्लेसमेंट हुआ,
हर्निया के केसेस में हमारा रोल आ जाता है। ओके, हर्निया के केसेस में भी? हाँ जी, उसमें भी मसल्स वीक हो जाते हैं तो मसल्स को स्ट्रेंथन करना और बाकी मसल्स को उसके लिए तैयार करना। अच्छा। डिलीवरी के बाद? अच्छा, डिलीवरी से पहले आजकल बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन सर डॉक्टर्स लोग मतलब खासकर जब जाते हैं, ऐसा कोई पेशेंट जाता है वहाँ पेशेंट करा लिया तो बहुत कम केसेस हैं कि डॉक्टर एडवाइस करें कि आप फिजियोथेरेपी के लिए जाइए। नहीं, आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स रेफर करने लगे हैं। अच्छा। बाहर तो बहुत पहले से होता था लेकिन इंडिया में भी काफी अवेयरनेस आ गई है। अच्छा। तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं रेगुलर। अच्छा, तो उससे अगर प्रीनेटल कराते हैं तो मतलब डिलीवरी में भी डिलीवरी बहुत इजी हो जाता है, नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो महिला व्यूअर्स हैं डॉक्टर साहब को सुन रही हैं, इस बात को आप समझें और जानें, और आपके अगल बगल या घर में कोई हो तो जरूर बताएं कि प्रीनेटल भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। इससे आपको डिलीवरी में बहुत ही आराम मिलेगा। कि जैसे तो लोग फिजियो के लिए तो जैसे हमने बताया भी, हमने देखा भी इन्वायरमेंट में बहुत लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, और परेशान रहते हैं। जॉइंट पेन से भी ऐसे चलते रहेंगे, घरों में ऐसे चलते रहेंगे, बोलेंगे अरे तो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। घर में बहुत बड़ी बूढ़ी माएँ हैं जो नहीं निकल पाती हैं, तो सब उनके लिए अब कैसे क्या कहेंगे, कैसे किया जाए? इसके लिए एक मूवी का डायलॉग मैं सुनाना चाहूंगा जी। उसमें राजेश खन्ना कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मतलब आप जितने भी दिन जी रहे जी, बहुत अच्छे से खुशी से जी और सीधे चल के जिए, टेढ़े मेढ़े होके नहीं। अच्छा। तो उसके लिए आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। तो मतलब जिंदगी बड़ी हो, लंबी ना हो, और जितनी भी हो खुशहाल वाली। अच्छा। अब डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस की, देखिए वैसे तो आपकी भी जरूरत है लोगों की, अब लोगों को भी जरूरत है आपकी, लेकिन कोई जल्दी चाहता नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, हम भी नहीं चाहते। तो आप लोगों को ऐसी कुछ एडवाइस दे सकते हैं जिससे कि उन्हें आपके पास बहुत कम आना पड़े या ना आना पड़े? सर, अगर आप किसी अच्छे फिजियो के कांटेक्ट में हैं अपने आसपास घर के, तो साल में एक बार जरूर उनसे विजिट कर लीजिए, ताकि आपकी फिर साल, और अगर उनकी एडवाइस को आप पूरा फॉलो करते हैं तो आगे की आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। बहुत सारी सर्जरीज से आप बच जाएंगे, बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज से बच जाएंगे, बहुत सारे आपका जो चलने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सिर्फ उनकी सलाह ठीक से मानिएगा। तो व्यूअर्स देखा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ओल्ड एज में जाकर के कोई परेशानी ना हो, तो आप यंग एज में ही जो भी आपके पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई फिजिशियन है, आप जाइए वहाँ कंसल्ट कीजिए और एक अच्छी सलाह लीजिए। तो डॉक्टर जैसे आपको सलाह देते हैं, जिस रूटीन की सलाह देते हैं, जो खान पान की सलाह देते हैं, उस पर आप उसको फॉलो कीजिए, तो आपको कभी भी आगे बढ़कर के दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक और प्रश्न आपसे, चूंकि आज के लोगों का खान पान तो हम सब समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, हमारे एज में भी बहुत लोग खाते हैं, और बच्चे तो आजकल शुरू से ही फास्ट फूड इतना हो गया है कि बिना उसके भोजन नहीं चलता है। अब फिर लेट नाइट खाने का तो इतना प्रचलन है कि लोग लेट नाइट खा रहे हैं और दूसरे दिन 11-12 बजे तक सो रहे हैं। तो सर इसका भी मुझे लगता है कहीं न कहीं क्या हमारे फिजिक पे अंतर आ रहा है, बदलाव आ रहा है? सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपका रूटीन खाने का कितना भी खराब हो, अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे तो शरीर वो हर तरह की चीज को पचा लेगा जो भी आपने बाहर से खाया है। अच्छा। अगर आप बाहर की चीजें खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो नुकसान ज्यादा करेंगी। तो देखा व्यूअर्स, हमारे डॉक्टर साहब ने क्या बताया चलते चलते कि आप अपने से प्यार कीजिए, अपनी आत्मा से प्यार कीजिए, अपने शरीर से प्यार कीजिए, कि यह जो शरीर यूनिवर्स ने दिया है शायद ये दोबारा न मिले, और यह शरीर मिला है दुखी होकर के जीने का नहीं, नाराज होकर जीने के लिए नहीं, खुश होकर जीने के लिए। और हम खुश होकर तभी जी सकते हैं जब हम अपने शरीर से प्यार करें, अपने से प्यार करें और अपनों से प्यार करें। आप अपने शरीर से प्यार कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपने से देखिए कि हाँ हमारे शरीर के किस अंग में दर्द है, क्या दर्द है, हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, लेने की जरूरत है कि नहीं है, उस पर आप अधिक काम करना है। और अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। थैंक यू व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू डॉक्टर साहब।